Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is law of diminishing return। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि law of diminishing return क्या होता है। इससे पहले हमने law of variable proportion जो है वो कवर अप किया था, राइट उससे ही रिलेटेड ये लॉ है। मींस वो लॉ जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है इसी लॉ का। तो ये बहुत ही ईजी है, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप पहले वाला लॉ पूरी तरीके से पढ़ के आए हैं तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा। सो हम स्टार्ट करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब ये एक ऐसा लॉ है जो किस रिटर्न की बात कर रहा है, ऐसे रिटर्न की जो डिमिनिशिंग है, मींस धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जस्ट लाइक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन में वर्क करता है। इसका मतलब जहां पे जो भी रिटर्न, जो गिरता हुआ रिटर्न हमें मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो उसके वजह से रिटर्न हमें आ रहा है वो क्या आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, मीन डिक्लाइनिंग होता जा रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि इफ यू कीप इंक्रीजिंग वन फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, मीन जब आप एक एज अ प्रोड्यूसर जब आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप एक फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, बस एक फैक्टर को, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उसको क्या रखा है आपने, कांस्टेंट रखा है। तो इसमें क्या होगा, यू विल रीच अ पॉइंट बियॉन्ड विच एडिशनल इंक्रीज विल रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द आउटपुट। इसमें क्या होगा कि आप एक ऐसे पॉइंट के पास आ जाएंगे जहां पे जब आप एडिशनल मतलब वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे वैसे क्या होगा, डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा आउटपुट में। नॉर्मली आप क्या देखते हो, जैसे कि आपने एक फार्मर है, ठीक है, वो लैंड में काम कर रहा है, लैंड फिक्स्ड है, फार्मर है, मगर मशीन को भी फिक्स्ड माने, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो मानो एक फार्मर काम कर रहा था उस लैंड पे, तो मान लो 20 यूनिट प्रोड्यूस करा था, हमने 2 लगा दिए तो 30 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 3 लगा दिए तो 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे मान लो एक ऐसा पॉइंट आना कि हमने 10 फार्मर लगा दिए और लैंड तो हमारा लिमिटेड है ना, फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई उसी लैंड पे और भीड़ हो गई, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। उसके बाद क्या हमने देखा कि आउटपुट अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो इसी पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वर्क करता है, जो कि कहता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हो कि वहां आउटपुट बढ़ने की वजह आपको डिक्लाइन होता दिखने लगता है। इन अदर वर्ड देयर इज द पॉइंट व्हेन एडिंग मोर इनपुट विल बिगिन टू हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो भाई ये सिंपल है, आप एक ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा जहां पे आप जैसे ज्यादा इनपुट बढ़ाते जाओगे उसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस आपको लगेगा कि चलो बढ़ना चाहिए, नहीं, वो हैम्पर हो जाएगा। अब आप ही मान लो आपका एक कैफे है, वहां पे आपने 2 वर्कर को लगाया, 2 ही की जरूरत थी, आपने सोचो 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, फिर वहां खड़े होने को भी नहीं मिलेगा लोगों को, ठीक है, बनाने को भी नहीं मिलेगा, फिर लड़ेंगे, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह उसी में समय चला जाएगा लड़ने भिड़ने में और जगह ढूंढने में और प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। तो ये सिंपल लॉ है, ये हमारी रियल लाइफ में भी काम करता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो आप इसको इस नेम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल देखें, मान लो एक फार्मर है जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एकर्स हैं, मीन लैंड जो है वो लिमिटेड है। इफ फार्मर हैज टू फ्यू वर्कर टू फार्म द लैंड, द फार्मर वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्रॉप द लैंड कैन ईट। भाई जमीन है उसके पास अच्छी खासी, तो अगर उसके पास कुछ ही फार्मर्स होंगे, वर्कर्स होंगे फार्मर के पास, तो उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो 2000 स्क्वायर फीट की पूरी जमीन है एक फार्मर के पास और 2 वर्कर हैं, तो आपको क्या लगता है उतने में कोई 2 वर्कर मिलके क्या उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड कर पाएंगे। इसलिए फार्मर ने क्या वर्कर्स को और बढ़ाते गया, इस लेवल तक बढ़ा दिया कि प्रोडक्शन मैक्सिमम पहुंच गया, मतलब जितना प्रोड्यूस हो सकता था उस लैंड पे उतने मैक्सिमम वर्कर्स वो अचीव हो गया। अब उसके बियॉन्ड अगर वो वर्कर बढ़ाएगा तो प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं थी, आप बढ़ाए जा रहे हो, लैंड लिमिटेड है लेकिन आप वर्कर्स की भरमार करे डाल रहे हो, ठीक है। तो यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आई होप ये समझ गए। अब अगर आप एक स्केड्यूल देखो यहाँ पे, तो देखो फिक्स फैक्टर है, लैंड जो है वो लिमिटेड है, 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट हमेशा यही रहेगा। यूनिट और वेरिएबल फैक्टर, हमने बोला ना वेरिएबल फैक्टर, जब एक फैक्टर बढ़ाएंगे बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, तो जिसको बढ़ा रहे वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर। तो लेबर को हम बढ़ा रहे, कैपिटल बना रहे, मान लो एक 10 यूनिट लैंड पे एक लेबर काम किया है, तो उसने कितना टोटल प्रोड्यूस किया, 10 प्रोड्यूस किया, ठीक है।
मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा 10 होगा, मतलब जीरो में जब कुछ नहीं कर रहे तो एक है लेबर तो वो 10 प्रोड्यूस कर रहा है। 10 यूनिट लैंड आपका हमेशा फिक्स रहेगा, तो मान लो हमने 2 लेबर लगा दिए तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 18। टोटल एडिशनल कितना हुआ, टोटल एडिशन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 8 का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 3 का नहीं होगा, ये 8 का होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट करेंगे, ये 8 का होगा। नेक्स्ट है आपने 3 लेबर लगा दिए, टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका 24, कितना एडिशन 6 का। फिर आपने 4 लेबर लगा दिए, कितना आया 28, टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, मतलब एडिशनल कितना बढ़ा 4। ठीक है, तो आप एमपी देखते आ रहे हो, एमपी हमने क्लियर किया था एडिशनल मतलब कि एक और बढ़ाने से कितना हो रहा है, जैसे एक लेबर जो है 10 प्रोड्यूस कर रहा था, अब 2 आ गए तो 2 आने के बाद 18 हो गया, इसका मतलब एक जो एडिशनल है उसने एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस किया 8 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसी तरीके से 3 लेबर आ गए, 2 मिलकर 18 कर रहे थे, जब 3 बन गए तो कितना कर रहे हैं 24, का मतलब जो एडिशनल एक और आया उसने कितना प्रोड्यूस किया 6। तो ये होता है एमपी। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हो, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो एक में 10, फिर देखा हमने 8, 6, 4, 2, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हो, लैंड तो लिमिटेड है ना, तो भीड़ होती जाएगी और फिर वहां पे प्रोडक्शन बढ़ने की वजह हमें घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसी को हमने एक ग्राफ में प्लॉट किया, देखिए आप यहाँ पे ये डिक्लाइन होता हुआ आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो हमने जो भी डायग्राम और स्केड्यूल चेक किया उसमें हमने देखा कि एमपी गिरता है कब, जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम इंप्लॉय कर देते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, जो हमने कंसीडर किया। ये लॉ ये कंसीडर करता है फॉलिंग फेज ऑफ एम्पी एंड इग्नोर द इंक्रीजिंग फेज ऑफ एम्पी। इससे पहले आपने अगर आपको याद हो, जो हमने इससे पहले वाला पार्ट लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन देखा, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने इंक्रीजिंग फेज में देखा था कि टीपी भी बढ़ रहा था और एमपी भी बढ़ रहा था। फिर एमपी गिरना शुरू, टीपी जो है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ और एमपी गिरना शुरू हो गया था, और लास्ट में देखा था कि एमपी नेगेटिव हो गया था जब टीपी आपका फॉल होना शुरू हुआ। हाँ, ऐसे था, टीपी बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट पे तो एमपी भी बढ़ रहा था, फिर टीपी बढ़ रहा था डिक्रीजिंग रेट पे तो एमपी गिरने लग गया था, और जब टीपी आपका गिरा वैसे ही एमपी आपका नेगेटिव हुआ। तो वहां पर उसने इंक्रीजिंग एमपी की भी बात करी थी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने, और डिक्रीजिंग एमपी की भी बात की थी। बट ये जो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये डिमिनिशिंग वाली फेज की बात करेगा, मींस ये सिर्फ एमपी के फॉलिंग फेज की बात करता है, इंक्रीजिंग फेज की बात नहीं करता है। और यही जो लॉ है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, मींस क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एमपी के इंक्रीजिंग फेज की भी बात करता है और डिक्रीजिंग फेज की भी बात करता है, तो ये जो है ना ये उसका पार्ट है। ठीक है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, द लॉ ऑफ वीपी इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस लॉ एज इट इज कंसीडर द फेज ऑफ एमपी इन एडिशन टू द फॉलोइंग एमपी। वो राइजिंग एमपी और फॉलोइंग एमपी दोनों की बात करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ना वो उसका पार्ट है, वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो ये वाले आपको अगर याद हो ये टेबल हमने इससे पहले वाले में बात की थी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। देखो यहाँ पे एमपी क्या हुआ, पहले बढ़ते हुए हमें दिखा, वहां पे क्या डायरेक्ट घटते हुए दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखो पहले दिखा रहा 5 से 15 हुआ, फिर यहाँ पे हमने देखा डिक्रीज हुआ, फिर हमने देखा नेगेटिव हुआ। तो ये लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन वाली आपकी टेबल है जो ये बात करता है कि वो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपको सिर्फ डिमिनिशिंग फेज की बात करता है। तो अगर हम इसमें आगे देखें कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और टीपी में क्या रिलेशनशिप है, तो आप ये देखो टीपी और एमपी में रिलेशन कि जब टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है 5, 20, 32, 40, 40, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फिर जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो एमपी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कोई 1280 हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई पहले 5 से 20 आया तो 15 से बढ़ गया, फिर 20 से 32 तो अब 12 से ही सिर्फ बढ़ रहा है, फिर 32 से 40 सिर्फ 8 से बढ़ रहा है। तो ये पहले तेजी से बढ़ा फिर धीरे धीरे बढ़ा और फिर ये गिरना शुरू हुआ, और जब ये गिरना शुरू हुआ तो एमपी क्या हुआ डायरेक्ट नेगेटिव हुआ। तो यही रिलेशनशिप है आपका टीपी और एमपी में, जो इसमें हमने प्लॉट किया है कि जब एमपी का आप देखो तो एमपी यहाँ से बढ़ा फिर ये मैक्सिमम पे आया और फिर एमपी डिक्लाइन हुआ नेगेटिव हो गया। और टीपी का देखो, टीपी पहले इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर टीपी डायरेक्ट गिरना शुरू हो गया। तो ये चीज बस याद रखना है कि जहां पे एमपी 0 होता है वहां पे टीपी जो है वो मैक्सिमम होता है, मतलब उतना ही टोटल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद टीपी फॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीपी आपका मैक्सिमम है डेट इज 40, वहां पे एमपी आपका क्या होगा 0 होगा। तो यही आपको रिलेशनशिप में पॉइंट्स याद रखने कि जैसे जैसे एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट पी एमपी ऑल्सो इंक्रीज है, मतलब जब तक जो टीपी है टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है
तब तक एमपी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है तब एमपी गिरना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है 20 से 32, 32 40, तब टीपी देखो, अब एमपी देखो फॉल होने लग गया, 15 से 12 आ गया, 12 से 8, अब गिर रहा है, पहले वो बढ़ रहा था। तो वही है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टीपी रीचेस इज मैक्सिमम पॉइंट एमपी बिकम जीरो। जब टीपी अपना मैक्सिमम पे आ जाता है, मान लो 40 पे आ गया, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद बस गिरेगा ही टीपी, है ना। देखो 35 आ गया, गिरने लग गया, तो वहां पे एमपी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टीमेटली व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग एमपी बिकम नेगेटिव। और फिर जैसे जैसे टीपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जैसे 40 से 35 हो गया, वैसे ही आपका एमपी जो है वो डायरेक्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप होता है आपका टीपी और एमपी में, जो आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी रिलेशन देख लेंगे। ये लास्ट है इसका प्रोडक्शन वाले का। तो फिक्स फैक्टर जो है वो आपका फिक्स रहेगा। वेरिएबल फैक्टर हम देख रहे हैं, पहले हम 0 लेबर था तो कुछ नहीं हो रहा था प्रोड्यूस, 1 बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट 5। इसका मतलब एपी क्या होता है, एपी होता है एवरेज, ठीक है। टीपी को जब हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल फैक्टर से, नंबर फैक्टर से, तो वो आता है आपका। तो याद रखो एपी ये, अब 13 को डिवाइड करोगे 2 से क्या आएगा, 6.5। ये क्या है आपका एपी। तो टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो अब 37 को डिवाइड करोगे 3 से, क्या एपी क्या आएगा 9। 36 को 4 से 9, तो आप ये बना लोगे एपी और ये बना लोगे एमपी। अब आप रिलेशनशिप चेक करो यहाँ पे अगर, तो आप देखोगे कि एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। मतलब जब तक एमपी जो है वो एपी से क्या है, ज्यादा है, तब तक एपी जो है वो आपका ओके जब तक आपका एमपी एपी से ज्यादा है तब तक एपी जो है वो बढ़ेगा। तब देखो एमपी ज्यादा कब तक है, 5 है, यहाँ पे भी एमपी एपी से ज्यादा है, यहाँ पे भी एमपी एपी से ज्यादा है, यहाँ पे बराबर हो गया और यहाँ पे कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ तक क्या होगा, एपी जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो अभी एपी इंक्रीज ही हो रहा है, 5, 6.5, 9, 9। इसके बाद देखो 8 आ गया, मतलब अब फॉल होना शुरू हुआ। तो ये वाला एक रिलेशनशिप, आप अगर इसको टेबल बना लोगे ना तो वहां पे एग्जाम में आप रिलेशनशिप लिख पाओगे। तो याद रखना टेबल वगैरह, बस कुछ याद नहीं करना, बस फिक्स फैक्टर फिक्स ही लोगे, वेरिएबल फैक्टर ले लेना 7 तक, और इसको तो एपी निकालना आता होगा आपको, वो आप निकालते जाओगे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट आप ले लोगे, एक एज्यूम कर लेना कि 1 पे 5 कर रहा है, 2 पे 13, जो भी आप ले पाओ। और फिर एपी आपको निकालना आता है, टीपी को डिवाइड करोगे एन से, और एमपी कैसे निकलेगा, टीपी से माइनस करते जाओ ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। 5 - 0, 13 - 5, तो इस तरीके से ये आपका आता जाएगा एमपी। तो ये थोड़ा टेबल याद रख लेना ताकि ये वाले पॉइंट जो है अपने आप से लिख पाओ। When MP is equal to AP, AP is at maximum। देखो यहाँ पे जब MP AP के इक्वल है, ये MP AP के इक्वल है यहाँ पे, तो क्या बता रहा है, जब MP is equal to AP, AP is at its maximum at the 4th unit of variable factor। तो AP क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। AP जो है वो 9, ये मैक्सिमम। इसके बाद AP जो है वो फॉल होना शुरू होगा, देखो 8, 6.655। तो जब MP और AP बराबर हैं तब एपी जो है वो हमेशा क्या होगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, उसके बाद फॉल होगा वो। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल। और जब एमपी आपका एपी से लेस हो गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एपी 8 है, एमपी 4 हो गया, तो अब क्या होगा, इस केस में आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पे एपी गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि जब एमपी ज्यादा है एपी से तब एपी बढ़ रहा था, और जब एमपी एपी से लेस हो गया वहां से एपी गिरना शुरू हो गया। अल्टीमेटली बोथ एपी एंड एमपी फॉल बट एमपी बिकम्स नेगेटिव। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो बाद में दोनों ही गिरते हैं, जैसे ये 9 से 8 आया, अब यहाँ पे देख रहे हो ये 9 से 4 आया, अब ये भी गिरना शुरू हो गया और ये भी गिरना शुरू हो गया, ठीक है। बट एमपी जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देखो जब ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो एमपी तो आपका नेगेटिव में भी चला जाएगा, लेकिन एपी हमेशा रखना, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एपी हमेशा टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तब आता है। तो टोटल प्रोडक्ट आपने देखा ना हमेशा पॉजिटिव था, वो डिक्लाइन होगा, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन एमपी नेगेटिव जाएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। एमपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू फॉल इन एपी। एमपी जो है वो भी फास्टर रेट पे फॉल होता है जैसे कि एपी फॉल हो रहा है। तो ये आप ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो वही पॉइंट्स को, तो ये दिखा सकते हो बाकायदा प्लॉट करके। एमपी को नेगेटिव है लेकिन एपी जो है वो हमेशा पॉजिटिवली क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, डिक्लाइन भी होगा तो पॉजिटिव यूनिट्स भी ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने कि जब एमपी ज्यादा है एपी से
ठीक है, तब एपी बढ़ रहा है। जब एमपी एपी के बराबर है तो एपी मैक्सिमम पे है, और जब एमपी एपी से लेस है तब एपी गिनना शुरू हो जाता है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।